हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम दृष्टि आय के 22 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मालदीव और भारत का न्यायिक सहयोग। पेपर सेकंड है, भारत और उसके पड़ोसी। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या फैक्ट हो सकता है? सार्क SAASEC ऑपरेशन कैक्टस, मिशन सागर, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मेंस के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत मालदीव संबंध, भारत और उसके पड़ोसी द्विपक्षीय समूह समझौते। चर्चा में क्या है? हाल ही में सरकार ने भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच आठवां ज्ञापन है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट NCPLE का उद्घाटन किया था। द्विपक्षीय राष्ट्र मालदीव के अडू शहर में NCPLE भारत की सबसे बड़ी वित्त पोषित परियोजना में से एक है। समझौते का महत्व क्या है कि यह समझौता ज्ञापन न्यायालयों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और ये दोनों देशों की IT कंपनियों और स्टार्टअप के लिए विकास का एक संभावित क्षेत्र साबित हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध को और गति मिलेगी। यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों के बीच न्यायिक एवं अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को संभव बनाएगा, बल्कि पड़ोसी पहले नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा। भारत मालदीव के संबंध। भारत मालदीव हिंद महासागर में एक टोल गेट के रूप में है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी भाग में 2 महत्वपूर्ण सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्थित है। ये स्लॉक पश्चिमी एशिया में अदन और हार्मुज की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया में मक्का डमरू मध्य के बीच समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और इसकी ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में इन स्लॉक के माध्यम से होता है। महत्वपूर्ण समूहों का हिस्सा। इसके अलावा भारत और मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क तथा दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के सदस्य हैं। भारत मालदीव संबंध। रक्षा सहयोग। दशकों से भारत ने मालदीव की मांग पर उसे तत्कालिक आपातकालीन सहायता पहुंचाई है। वर्ष 1988 में जब हथियारबंद आतंकवादियों ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम सरकार के तख्तापलट की कोशिश की तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत पैराट्रूपर्स और नेवी जहाज़ों को भेजकर वैध सरकार को पुनः बहाल किया। भारत और मालदीव एक्वेरियन नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन करते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस का एक समुद्री सुरक्षा समूह है, का उद्देश्य इन हिंद महासागरीय देशों के बीच समुद्री एवं सुरक्षा मामलों पर सहयोग स्थापित करना है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 5वीं बैठक के दौरान मॉरिशस को कॉन्क्लेव के लिए नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन। वर्ष 2004 में सुनामी और इसके एक दशक बाद मालदीव में पेयजल संकट के कुछ ऐसे मौके थे जब भारत ने उसे आपदा राहत पहुंचाई। मालदीव भारत द्वारा अपने सभी पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराई जा रही कोविड-19 सहायता और वैक्सीन के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है। मालदीव भारतीय वैक्सीन मैत्री पहल का पहला लाभार्थी था। कोविड-19 महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के अवरुद्ध रहने के दौरान भी भारत ने मिशन सागर तहत मालदीव को महत्वपूर्ण वस्तुओं को आपूर्ति जारी रखी। नागरिक संपर्क। मालदीव के छात्र भारत के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मालदीव के मरीज भारत द्वारा विस्तारित उदार वीजा मुक्त व्यवस्था का लाभ लेते हुए उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। आर्थिक सहयोग। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और कई अन्य
भारतीय वहाँ रोजगार के लिए जाते हैं। अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी संरचना परियोजना ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत मालदीव संबंध में चुनौतियां और तनाव। राजनीतिक अस्थिरता। भारत की सुरक्षा और विकास पर मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता के संभावित प्रभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। गौरतलब है कि फरवरी 2015 में आतंकवाद के आरोपों में मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी और इसके बाद राजनीतिक संकट ने भारत की नेबरहुड पॉलिसी के लिए वास्तव में एक कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया था। कट्टरपंथ। मालदीव में पिछले एक दशक में इस्लामिक स्टेट IS जैसे आतंकवादी समूहों और पाकिस्तानी स्थित मदरसों तथा जिहादी समूहों की ओर से झुकाव वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह पाकिस्तानी समूहों द्वारा भारत और भारतीयों के हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए मालदीव के सुदूर द्वीपों को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने की संभावना को जन्म देता है। चीनी पक्ष। हाल के वर्षों में भारत के पड़ोस में चीन के सामरिक दखल में वृद्धि देखने को मिली है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पीस रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। भारत चीन संबंधों की अनिश्चितता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चिंता का विषय है। इसके अलावा मालदीव ने भारत के साथ सौदेबाजी के लिए चाइना कार्ड का उपयोग शुरू कर दिया है। आगे की राह। यद्यपि भारत मालदीव का एक महत्वपूर्ण भागीदार है, किंतु भारत को अपनी स्थिति पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए और मालदीव के विकास के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए। दक्षिण एशिया के और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को हिंद प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी स्पेस को भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति विशेषकर चीन की वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में इंडिया आउट अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा समर्थन प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि इंडिया आउट के समर्थकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सावधानी से नहीं संभाला जाता और भारत मालदीव के लोगों को द्वीप राष्ट्र पर परियोजनाओं के पीछे अपने इरादों के बारे में प्रभावी ढंग से नहीं समझाता है, तो यह अभियान मालदीव में घरेलू राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए आंतरिक पेपर थर्ड में आएगा यह इंटरनल सिक्योरिटी। वामपंथी उग्रवाद LWE चर्चा में क्यों है ये। हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए। प्रमुख डेटा तथ्य वर्ष 2009 और 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसक की घटनाओं में 77% कमी आई है, जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में माओवादी हिंसा कांड दोगुने से अधिक सुरक्षा बल के जवान मारे गए। इसी तरह परिणामी मौतें नागरिक प्लस सुरक्षा बल वर्ष 2010 के 1005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% घटकर वर्ष 2021 में 147 रह गई है। वर्ष 2021 में देश में कुल सुरक्षा कर्मियों की मौतों के मामले में 90%, 50 में से 45 मौतें छत्तीसगढ़ में हुई थी। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा सुरक्षा कर्मियों की मौत 5 दर्ज की। हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है, क्योंकि केवल 46 जिलों ने वर्ष 2021 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी, जबकि वर्ष 2010 में 96 जिलों में हिंसा हुई थी। इस कारण सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या वर्ष 2018 में 126 से घटकर 90 और वर्ष 2021 में 70 हो गई है। इसी तरह LWE हिंसा में लगभग 90% योगदान वाले जिलों की संख्या, जिसे सबसे अधिक LWE प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्ष 2018 में 35 से घटकर 30 और वर्ष 2021 में 25 हो गई है। वामपंथी उग्रवाद क्या होता है। परिचय। वामपंथी उग्रवादी संगठन वे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं
और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। ये समूह देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं को रोक सकते हैं और लोगों को वर्तमान घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है इसका? जनजातीय असंतोष। वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदिवासियों जो अपने जीवन यापन के लिए वनोपज पर निर्भर रहते हैं को पेड़ की शाखा काटने से भी वंचित करते हैं। विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों से नक्सल प्रभावित राज्यों में जनजातीय आबादी का भारी विस्थापन माओवादियों के लिए आसान लक्ष्य। ऐसे लोग जिनके पास जीवन यापन करने का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादी नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल करते हैं। माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं। देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में अंतराल। भारत सरकार अपनी सफलता को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर माप रही है। नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी, खुफिया जानकारी का अभाव। उदाहरण के लिए ढांचागत समस्याएं। कुछ गांव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक तरह से नहीं जुड़े हैं। प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं। यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भी प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। नक्सलवाद से एक सामाजिक मुद्दे के रूप में या एक सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने पर भ्रम। राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मान रही हैं और इस तरह इससे लड़ने के लिए कोई पहल नहीं कर रही हैं। वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार की पहल समाधान सिद्धांत या वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर सरकार की तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की पूरी रणनीति शामिल है। समाधान का अर्थ स्मार्ट लीडरशिप, आक्रामक रणनीति, एम से प्रेरणा और प्रशिक्षण, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPIs और मुख्य परिणाम क्षेत्र, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रत्येक थिएटर या नाटक हेतु कार्य योजना, ए से एन से वित्त पोषण तक पहुँच नहीं है। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। LWE संगठनों के खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा खुफिया साझाकार और एक अलग 66वीं भारतीय आरक्षित बटालियन का गठन किया गया था। 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना इसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टरों और UAV तथा भारतीय रिजर्व बटालियनों, विशेष भारत रिजर्व बटालियनों की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक समर्थन प्रदान कर रहा है। राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुरक्षा संबंधी व्यय व विशेष बुनियादी ढांचा योजनाओं के तहत धन उपलब्ध कराया जाता है। सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क की सुधार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के लिए कई विकास पहलें लागू की गई हैं। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत विशेष वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को विकास योजना के लिए धन भी प्रदान किया जाता है। ग्रेहाउंड्स इसे वर्ष 1989 में विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट इसे वर्ष 2009 से 10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। आगे की राह। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घने जंगलों में सशस्त्र समूहों का पता लगाने के लिए सरकार को नवीन उपकरणों की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस को क्षेत्र की भाषा का ज्ञान और स्थलाकृतिक संरचना की जानकारी होती है, अतः वे सशस्त्र बलों की अपेक्षा
बेहतर ढंग से नक्सलवाद से लड़ सकते हैं। आंध्र पुलिस ने राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए ग्रेहाउंड्स विशेष बल पर तैनात किए हैं। सरकार को दो प्रमुख बातें सुनिश्चित करने की जरूरत है: शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास। राज्य सरकार को यह समझाने की जरूरत है कि नक्सलवाद उनकी भी समस्या है और केवल वे ही इसे प्रभावी ढंग से निपट सकती है। जरूरत पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार मदद मिल सकती है। विगत वर्ष में देखिए यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे एक है भारत में पूर्वी एशिया में मध्य उग्रवाद के निर्धारण क्या है। प्रभावित क्षेत्र में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मध्य उग्रवाद के विकास पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान के गैर कानूनन का प्रभावी विश्लेषण करना है। पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों के परिणाम जनजाति, जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन अलग करना है। मलकानगिरी और नक्सलवाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवाद विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का मुख्य धारा में फिर लाने की बातें करते हुए चर्चा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। अब ये अगला है अर्थव्यवस्था है। अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे अर्थव्यवस्था को।